Hello everyone. Namaste all of you. This is Varsha Roga in front of you and the topic of today is सूरज स्प्लिट 1907. क्या आप सब जानते हैं कि इंडिया में किसी टाइम पे कुछ लीडर्स हुआ करते थे जो ब्रिटिश रूल को अच्छा माना करते थे। उनके लिए ब्रिटिशर्स गॉडफादर्स थे और उनका रूल हमारी ही अच्छाई के लिए था। वो कौन लीडर्स थे और उनका वर्किंग स्टाइल क्या था? साथ ही उन लीडर्स का इमर्जेंस कब हुआ जो हमारी तरह सोचा करते थे, जिनको फ्रीडम चाहिए था और ब्रिटिश रूल का एंड चाहिए था। साथ ही हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से हमारे हर एक इनिशिएटिव को फेल करने की कोशिश करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि आज पार्लियामेंट में हीटेड डिस्कशंस होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वैसे ही उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1907 में एक लड़ाई हुई, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ हमारे लीडर्स के बीच, जिसकी वजह से इतिहास रच लिया गया। और वो इतिहास ही हम पढ़ने वाले हैं सूरज स्प्लिट 1907 में। So let's start. But before beginning my lecture, I want you to subscribe my channel now. जल्दी से जल्दी जाके अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। If you like my lectures, give a thumbs up and your queries and comments are always welcome. Do comment if you like my lectures or you have any queries. So let's begin. So if you want to understand the story of Surat Split 1907, you have to first understand who were the moderates, who were the extremists, and what were their differences. So very simply, moderates were the people who believed in Britishers and extremists were the people who didn't believe in the Britishers and who wanted the end of British rule. मॉडरेट में कौन कौन से लीडर्स आते थे? दादा भाई नौरोजी, द ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, who were the important leaders of Swadeshi movement, W.C. Banerjee, the first president of INC, Madan Mohan Malviya, G.K. Gokhale, the political guru of Gandhiji. On the other side, extremist, Bal, Pal, Lal, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बहादुर शास्त्री, and Aurobindo Ghosh was also very important leader. Moderates, as I told you, they were loyal to Britishers. Extremists, they were not loyal to Britishers. Moderates समझते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे गॉडफादर्स है, पर एक्सट्रीमिस्ट हेट करते थे फॉरेन रूल से। उनको चाहिए था कि हम खुद से रूल करें हमारी कंट्री में। मॉडरेट्स को ब्रिटिशर्स से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस इतना चाहिए था कि वो टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स लाते रहे, कुछ ना कुछ हमारे लिए करते रहे, जिससे हमारी लाइफ इजी हो जाए। ऑन द अदर हैंड, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नहीं, हमें तो खुद से रूल करना है, हमें स्वराज चाहिए, और एक्सट्रीमिस्ट ने ही पहली बार स्वराज वर्ड दिया। मॉडरेट्स को मासेस की कैपेसिटी में बिल्कुल बिलीव नहीं था। वो सोचते थे कि लोगों में हिम्मत नहीं है ब्रिटिशर्स से लड़ने की, जो करना होगा वो सिर्फ लीडर्स को करना होगा। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट सोचते थे कि नहीं, जो कर सकते हैं वो लोग ही कर सकते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर पूरा इंडिया मिल जाए तो ब्रिटिशर्स जल्दी से जल्दी भाग जाएंगे। मॉडरेट्स को आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन मिली वेस्टर्न लिबरल थॉट से और यूरोपियन हिस्ट्री से। उनके राइटर्स लाइक मिल्टन, शेली, स्पेंसर, वॉल्टेयर, जॉन स्टुअर्ट, पेंस, इनकी वजह से वो इंस्पायर हुए और इनकी राइटिंग्स, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक, सोशल, नेशनलिस्ट आइडियाज लिखे थे, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा था, उनसे इनको इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने सोचा कि अगर ये लोग ये बातें करते हैं तो इंडिया में ये सारी चीजें क्यों नहीं आ सकती, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो लिबरलिस्टिक वैल्यूज है वो इंडिया में क्यों नहीं आ सकती। साथ ही जब ये लोग बाहर पढ़ने जाते थे तो देखते थे कि एक फ्री कंट्री कैसे वर्क करता है, और अगर वो कंट्रीज जो हम पर रूल करते हैं वो इतना राइट्स दे सकते हैं अपने सिटीजन्स को, तो हमारे कंट्री को क्यों नहीं। साथ ही एक्सट्रीमिस्ट सोचते थे कि इंडियन हिस्ट्री और कल्चरल वैल्यूज पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस थे, हमें वर्ल्ड गुरु कहा जाता था, हमारे वैल्यूज, हमारी आइडियल्स और पॉलिसीज पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है, हमारे ग्लोरियस डेज थे, हमारी हिस्ट्री और हमारे कल्चरल हेरिटेज वाले दिन, तो क्यों ना फिर से वो दिन लाए जाए। उनको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर पे
प्राउड था। मॉडरेट सोचते थे कि इंग्लैंड एक मिशन से आया है और वो मिशन है कि इंडिया को सिविलाइज करना, इंडिया को और बेहतर बनाना। पर एक्सट्रीमिस्ट का सोचना ये नहीं था, उनको लगता था ये सिर्फ मॉडरेट्स का एक दिमागी वहम है। ठीक है, मॉडरेट्स कैसे मेथड यूज करते थे? पीपीपी, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। और एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल मेथड्स यूज करते थे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, जिसमें बाय हुक और क्रुक उनको ब्रिटिश रूल का एंड चाहिए था। ठीक है, पर एक्सट्रीमिस्ट की एक्टिविटीज को आप टेररिज्म में कभी भी नहीं जोड़ना। एक्सट्रीमिस्ट अलग थे और रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट या रिवॉल्यूशनरीज अलग थे, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इनका सोशल बेस था जमींदार एंड अपर मिडिल क्लास। नो डाउट जमींदार्स वर ऑलवेज द लॉयल क्लास ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने उनको लैंड राइट्स दिए थे। अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास से ब्रिटिशर्स हमेशा बना के रखते थे, क्योंकि उनको लगता था यही हमें काम आएंगे। तो ये दोनों क्लासेस ब्रिटिशर्स की बहुत लॉयल थी। साथ ही एक्सट्रीमिस्ट का सोशल बेस था एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। जो क्लास पढ़ी लिखी थी और साथ ही मिडिल क्लास, ये उनका एक्चुअल बेस था, क्योंकि यही तो क्लास दिमाग लगाती है। इसी क्लास को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है आज भी। ठीक है, आज भी जो भी सबसे ज्यादा रिवोल्ट, सबसे ज्यादा गुस्सा, नाराजगी अपने व्यू पॉइंट रखने में आता है, तो कौन आता है? गरीब। तो बेचारे दो वक्त की रोटी जोड़ने में लगे रहते हैं। और रिच क्लास को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, वो कभी सड़कों पे प्रोटेस्ट करने निकलते नहीं है, वो अपनी लाइफ में ही इतने, अपनी लग्जरीज में ही इतने बिजी हैं। तो हमेशा जब भी प्रोटेस्ट और जब भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं, तो वो इन जनरल एजुकेटेड और मिडिल क्लास ही होते हैं। ठीक है, हर एक टाइम पे। रीजंस बिहाइंड सूरत स्प्लिट, अगर हम सूरत स्प्लिट के जेनेसिस की बात करें, तो स्वदेशी मूवमेंट और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से ही सूरत स्प्लिट का ओरिजिन हुआ था। कैसे, ये हम धीरे धीरे देखेंगे। स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था 1905 से, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम अब पार्टीशन ऑफ बंगाल करेंगे, जिससे हमारे इंडियन पीपल बिल्कुल खुश नहीं थे। हमने एक मूवमेंट स्टार्ट करा जिसका नाम रखा स्वदेशी, और जिसमें हम बॉयकॉट करना चाहते थे फॉरेन गुड्स को। अब प्रॉब्लम यहाँ आई कि हमने एक मूवमेंट तो स्टार्ट कर दिया था, पर उसके लीडर्स अर्ली कांग्रेसमैन नहीं थे, मॉडरेट्स नहीं थे। जो जिन्होंने कांग्रेस फॉर्म करी, जिन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की नींव रखी, वो ही वो मूवमेंट लीड नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि ब्रिटिशर्स उनसे नाराज हो जाएंगे। वो पैसिवली सपोर्ट कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट को, पर एक्टिवली ब्रिटिशर्स की नजरों में नहीं आना चाहते थे। ये बात एक्सट्रीमिस्ट को अखर रही थी। साथ ही 1905 सेशन में हमने स्वदेशी मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कांग्रेस ने क्रिटिसाइज करा कर्जन की पॉलिसीज को और पार्टीशन ऑफ बंगाल को। साथ ही दूसरा एग्रीमेंट हुआ कि हम सपोर्ट करेंगे एंटी पार्टीशन मूवमेंट को। ठीक है, पर उसी टाइम डिफरेंसेस हुए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडरेट्स चाहते थे कि ये मूवमेंट बंगाल तक ही लिमिटेड रहे, इससे बाहर हम इस मूवमेंट को ना ले जाए। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये मूवमेंट हम आउटसाइड बंगाल भी स्प्रेड करें, दिल्ली, पंजाब, मेट्रोल, जहां तक भी ये स्प्रेड हो सकता है हर जगह हम स्प्रेड करें। मॉडरेट चाहते थे कि सिर्फ फॉरेन गुड्स का, और वो भी स्पेसिफिक गुड्स का बॉयकॉट हो, जैसे कि मैनचेस्टर क्लॉथ, लिवरपूल सॉल्ट, इन सब का। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नहीं, सारे फॉरेन गुड्स और सारी गवर्नमेंट सर्विसेज का भी बॉयकॉट होना चाहिए। मॉडरेट्स का कहना था कि गवर्नमेंट को क्यों इंक्लूड कर रहे हो, जिन कंपनीज का तुम्हें सामान नहीं लेना सिर्फ उसको बॉयकॉट करो, गवर्नमेंट सर्विसेज पर मत जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट अपन से नाराज हो जाएगी। एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि नहीं, बॉयकॉट सारे फॉरेन गुड सर्विसेज का होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, कॉलेजेस, टीचर, एवरी गवर्नमेंट सर्विस विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, अब ये डिफरेंसेस थे कि उनके मेथड्स में। पर क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का ज्यादा इन्फ्लुएंस था, लोग एक्सट्रीमिस्ट की ज्यादा बातें मानते थे, उनको अपना लीडर कंसिडर करते थे, तो मूवमेंट उनके हिसाब से चला। फिर 1906 में एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि तिलक और लाला लाजपत राय में से कोई प्रेसिडेंट बने, क्योंकि उनको अपना गोल डिक्लेयर करवाना था, और उनका गोल था स्वराज। उनको चाहिए था कि ये मूवमेंट हमारी टेक्निक से चले, हमारे प्रेसिडेंट के सुपरविजन में चले। पर मॉडरेट्स
का कहना कुछ और था। मॉडरेट्स नहीं चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट का कोई लीडर प्रेसिडेंट बने। अब इन दोनों के समझौते के लिए दादा भाई नेहरूजी को प्रेसिडेंट बनाया गया। दादा भाई नेहरूजी हालांकि एक मॉडरेट थे, पर सारे नेशनलिस्ट उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। पर एक्सट्रीमिस्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अब दादा भाई नेहरूजी प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो गोल हमारी पसंद का होना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे। सो स्वराज, दैट इज द सेल्फ गवर्नमेंट लाइक द यूके एंड कॉलोनी, was declared as the goal of INC। की सेल्फ गवर्नमेंट अब आईएनसी का ऑफिशियल गोल बन गया था। पहली बार स्वराज वर्ड इसी सेशन में आया। नींद में भी याद होना चाहिए कि पहली बार स्वराज वर्ड कब आया, 1906 सेशन में। पर इसकी डेफिनेशन किसी को क्लियर नहीं थी कि स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज का मतलब है कि नो ब्रिटिश इंटरफेरेंस, या ये मतलब है कि ब्रिटिशर्स भले रहे, हम उनके सुपरविजन में अपनी तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट चला सके। तो ये डेफिनेशन किसी को क्लियर नहीं थी। 4 रेजोल्यूशन भी पास हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1906 सेशन में 4 रेजोल्यूशंस पास हुए। फर्स्ट स्वदेशी, सेकंड बॉयकॉट, थर्ड नेशनल एजुकेशन एंड फोर्थ सेल्फ गवर्नमेंट। 1906 सेशन में दादा भाई नेहरूजी की वजह से ये डिफरेंसेस थोड़े टल गए, पर 1907 में ये डिफरेंसेस टलने का नाम नहीं ले रहे। 1907 का सेशन हुआ जिसमें मॉडरेट्स चाहते थे कि रिफॉर्म्स आने वाले हैं और हमें ये जो हमने 4 रेजोल्यूशंस पास करे हैं, ये इनको हमें ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये रेजोल्यूशंस को कैरी ऑन करा तो ब्रिटिशर्स हमसे नाराज हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट सोचते थे कि अब हमने मासेस को प्रिपेयर कर लिया है, हमने इतना ग्राउंड वर्क कर लिया है कि अब लोग रेडी है प्रोटेस्ट करने के लिए, रिवॉल्ट करने के लिए, तो हमें इन रेजोल्यूशन को इंटेंसिफाई करना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इस बार तो तिलक और लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बन ही जाए और ये सेशन हो नागपुर में। पर मॉडरेट्स ने ये सेशन रख दिया सूरत में, और सूरत में एक्सट्रीमिस्ट ने 3 दिन पहले जाकर ही उधर के लोगों में मीटिंग करी और उन लोगों को भड़काना स्टार्ट करा मॉडरेट्स के अगेंस्ट, कि मॉडरेट्स आपका भला नहीं चाहते हैं, वो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे हैं या वो ब्रिटिशर्स के फेवर में रहते हैं, वो हमारा कहना नहीं मानते हैं। तो इस टाइम जब 1907 का सेशन हुआ सूरत में, तो ऑलरेडी बहुत ही हीटेड एनवायरनमेंट था, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट डिस्कशंस चल रहे थे। साथ ही एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि अब तो ये रेजोल्यूशन और इंटेंसिफाई कर लेंगे, और मॉडरेट्स को उस टाइम चिढ़ लगी हुई थी कि एक्सट्रीमिस्ट ने लोगों को हमारे नाम भड़का दिया है। मॉडरेट्स ने रासबिहारी घोष को अपना प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया 1907 सेशन का। उन्होंने डेलिबरेटली नागपुर से सूरत सेशन में कन्वर्ट करा उनका सेंटर, क्योंकि सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी थी तिलक जी की, और ये आईएनसी का रूल था कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लीडर खड़ा है वहां पर सेशन नहीं हो सकता। तो अगर सूरत में सेशन था तो तिलक तो प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते थे। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाई मॉडरेट्स ने। अब इन सब के बीच में बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, बहुत शाउटिंग हो रही थी। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि रेजोल्यूशन से इंटेंसिफाई कर दी जाए, मॉडरेट्स वैसे ही बहुत गुस्सा थे एक्सट्रीमिस्ट से। तो एक्साइटमेंट और एंगर दोनों का ही बहुत एनवायरनमेंट बना हुआ था। लोग चिल्ला रहे थे, एक दूसरे पर सीड्स फेंक रहे थे, एक दूसरे पर बॉटल्स फेंक रहे थे, और अचानक से एक जूता फेंका गया फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी पे। तो ऑलरेडी हीटेड एनवायरनमेंट था, उस पे झगड़ा और बढ़ गया और ब्रिटिश पुलिस ने आके वो हॉल खाली करवाया। इसी के साथ हुआ कांग्रेस स्प्लिट सूरत में, जो कि रिवर तापी के आगे हुआ था। मिंटो जो वाइस रॉय थे उस टाइम के, उन्होंने इमीडिएटली मॉर्ले को जाके लिखा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम के, उनको जाके उन्होंने लेटर लिखा कि देखो कांग्रेस गिर चुकी है, कांग्रेस टूट चुकी है, और कांग्रेस का टूटना सूरत में हमारे लिए एक सच्ची जीत साबित होती है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये स्प्लिट मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की वजह से हुआ था? नहीं, ये सारी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी थी, उनकी प्लानिंग की वजह से, उनकी पॉलिसी ऑफ स्टिक और कैरेट की वजह से ये स्प्लिट पॉसिबल हो पाया। पॉलिसी ऑफ स्टिक और कैरेट के अंडर क्या होता है कि एक डंकी है, मान लो उसको हमने कैरेट दिखाई आगे से और पीछे से स्टिक दिखाया, हम उसको मार रहे हैं कि तू आगे चल नहीं तो देखो मार पिटेगी, और अगर तू आगे चला तो देख देखो कैरेट भी मिलेगी, है ना। ये हुआ कि इंसेंटिव देना डबल साइडेड, अगर तू रुका रहा तो देखो मार पिटेगी और कैरेट भी नहीं मिलेगी। तो यही चीज उन्होंने मॉडरेट्स के साथ करी।
उन्होंने मॉडरेट्स को बोला कि अगर आप स्वदेशी मूवमेंट नहीं बंद करते हैं, ये उनको दिखाया कि अगर आप बंद नहीं करते तो हम एक्सट्रीमिस्ट को रिप्रेस करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे, ठीक है। और अगर आपने बंद कर दिया तो हम मॉर्लियामेंटो रिफॉर्म्स लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएंगे जो आपके भले के लिए होगा, ठीक है। यही बात मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट को भी समझाई कि आपको पता नहीं है कि ब्रिटिश कितना बड़ा एम्पायर है, उनके पास कितनी माइटी फोर्स है, ठीक है। आप उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। पर एक्सट्रीमिस्ट नहीं मान रहे थे। तो गवर्नमेंट की मेन स्ट्रैटेजी थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को अलग करना, जिससे कि पहले वो मॉडरेट्स को थोड़ा डराएं कि हम ऐसा कर देंगे, अगर वो मान जाए तो हम उनको एज इंसेंटिव्स रिफॉर्म्स प्रोवाइड करें, और इनके अलग हो जाने के बाद हम एक्सट्रीमिस्ट को अलग से टॉर्चर कर सके, मार सके, ठीक है। और जिससे ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा, और इन सब के बाद हम मॉडरेट्स को इग्नोर कर देंगे। यही उनकी स्ट्रैटेजी को बोला जाता था द पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड सप्रेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन सब में एक्सट्रीमिस्ट की गलती थी या मॉडरेट्स की गलती थी, तो हम कहेंगे शायद दोनों की ही गलती थी। एक्सट्रीमिस्ट ये नहीं सोच पाए कि जब गवर्नमेंट उन पर रिप्रेशन करेगी, उनको टॉर्चर करेगी, तो मॉडरेट्स उनकी आउटर शील्ड की तरह वर्क कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मॉडरेट्स ये नहीं समझ पाए कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और स्टेटस को देखकर नहीं ला रही है, पर इसके पीछे उनकी कोई ट्रिक है, कोई स्ट्रैटेजी है। और साथ ही एक बार वो रिफॉर्म्स लाकर उनको कोई अच्छे दिन नहीं दे देगी, ठीक है। अच्छे दिन आना अभी पॉसिबल नहीं था ऐसी गवर्नमेंट में जो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पाए और एकता नहीं दिखाई। एकता में बल है, ये बात दोनों को ही समझ नहीं आई। अब एक्सट्रीमिस्ट के लिए गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने 5 न्यू लॉस इनेक्ट किए, सेडिशियस मीटिंग एक्ट, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, सो मेनी लॉज। ये सारे एक्ट और लॉज उनको सप्रेस करने के लिए थे, है ना, कि जिससे उनको जेल डाल दिया जाए या उन पर कोई केस कर दिया जाए। तिलक को इन्हीं एक्ट्स की वजह से किसी में फंसा के उन्होंने मंडलाए जेल में डाल दिया 6 साल के लिए, ठीक है। और बिंदु घोष पे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी केस में उनको फंसा दिया और इतना टॉर्चर किया ना, और बिंदु घोष को, कि जब वो 1908 में बाहर आए ना, इतने ज्यादा टॉर्चर्ड हो चुके थे। तो उन्होंने डिसाइड करा, और बिंदु घोष और बिपिन चंद्रपाल ने, कि अब तो हम एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन कर देंगे। साथ ही अरबिंदो घोष ने ऑब्जर्व करा जब वो जेल से निकले, कि जब मैं जेल में गया था उससे पहले पूरा इंडिया गूंज रहा था वंदे मातरम के नारों से। अब जैसे ही आया हूँ तो एक अलग सा साइलेंस है, एक अलग सी शांति है जो खा रही है। और शायद यही रीजन थे कि उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दिया। लाला लाजपत राय ब्रिटेन चले गए थे, और साथ ही बहुत ज्यादा लाठीचार्ज और रिप्रेशन हुआ था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मॉडरेट्स के लिए गवर्नमेंट लाई मॉर्लियामेंटो रिफॉर्म्स, जो उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था। मॉर्ले मींस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम था मॉर्ले, मिंटो नाम था वाइस रॉय ऑफ दैट टाइम। दैट्स व्हाई द नेम मॉर्लियामेंटो रिफॉर्म्स। These reforms were implemented in Government of India Act 1909। तो इसको हम GOI Act 1909 के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला प्रोविजन लाया कि नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वर इंक्रीज्ड। अब इलेक्टेड मेंबर्स इंक्रीज किए जाएंगे प्रोविंशियल और इंपीरियल दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो सेंट्रल लेवल पे है और जो स्टेट लेवल पे है, दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हम इलेक्टेड मेंबर इंक्रीज कर रहे हैं। और इसके साथ नॉन इलेक्टेड मेजोरिटी अभी भी रहेगी। अब मेरी बात सुनिए, इलेक्टेड मतलब हम इलेक्शन करेंगे, आप अपनी चॉइस से उन मेंबर को इलेक्ट कर सकते हो। नॉन इलेक्टेड मतलब जो ऑफिशियल मेजोरिटी है, जो हम अपनी मर्जी से लोग लगा रहे हैं, वो ज्यादा ही रहेंगे, तो क्या ही फायदा। और सेकंड प्रोविजन सुनो इनका, कि इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। एक तो तुम इलेक्टेड मेंबर्स थोड़े बहुत ही बढ़ा रहे हो, नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल मेजोरिटी है ही, साथ में जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, दे इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स।
अब देखो, पहले तो उन्होंने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में फूट डलवाई, अब वो हिंदू और मुस्लिम में फूट डाल देते। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिए कि अब मुस्लिम लीडर्स को सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट कर पाएंगे। इससे ये साबित करना चाहते थे कि इंडिया में दो मेजर कम्युनिटीज है, हिंदू और मुस्लिम, जिनके इंटरेस्ट और वेलफेयर अलग अलग है। तो हमने मुस्लिम्स का वेलफेयर सोचा है और हम मुस्लिम को अलग इलेक्टोरेट्स दे रहे हैं। Now the fifth point is one Indian to be appointed in Viceroy's Executive Council। और उनका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा कि अब से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन अपॉइंट किया जाएगा। पहले हमारे लीडर थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट। ठीक है, नींद में भी याद रहना चाहिए। सिक्स, पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स इंक्रीज्ड इन बोथ। जो हमारे पार्लियामेंट में लीडर्स थे, अब उनको थोड़ी बहुत पावर दे दी कि वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, लोगों से क्वेश्चंस, लीडर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्रीज मतलब क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, वोट कर सकते हैं बजट के अलग अलग आइटम्स में, पर एज अ होल बजट नहीं बदलेगा और साथ साथ पूरे बजट पे वोटिंग नहीं होगी कि आप लोगों को एक्सेप्टेड है या नहीं है। हम अपनी मर्जी से देखेंगे कि हमें क्या सही लग रहा है। ठीक है, ये सब नाम की पावर थी, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन या एक्चुअल डिफरेंस इनसे कुछ नहीं आना था। नाउ द नेगेटिव फॉल आउट। इतने सारे इंसिडेंट्स का, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इंडियन यूथ पे, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट था रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। ब्रिटिशर्स ने सोचा नहीं था कि इंडियन यूथ इस डायरेक्शन में चला जाएगा, पर प्रॉब्लम थी कि अब यूथ के पास कोई लीडर नहीं थे। मॉडरेट्स वो सोचते थे कि सिर्फ ब्रिटिशर्स की चमचागिरी करते हैं, वो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। एक्सट्रीमिस्ट, जिनको हमारा यूथ, हमारे मासेस मानते थे, उनको ब्रिटिशर्स ने टॉर्चर करके अलग अलग जगह भेज दिया था। तो अब वो यूथ जिसमें इतनी एनर्जी थी और देशभक्ति थी, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बनाया। उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स अब बातों से नहीं मानेंगे, उनके लिए हमें हथियार उठाने ही पड़ेंगे। ब्रिटिशर्स हमारा भला नहीं चाहते और उनका एंड करना ही हमारा मेन मकसद होगा, और उन्होंने हीरोइज्म एक्ट करना स्टार्ट कर दिए। शायद एक्सट्रीमिस्ट ने सही समझा था कि मासेस ही हैं जो हमें फ्रीडम दिला सकते हैं। ये बात उन्होंने मॉडरेट्स को भी समझाई थी। उनको बिलीव था मासेस की कैपेसिटी में, उनके सेक्रीफाइस में, उनके वर्क पे। ठीक है, उन्होंने मॉडरेट्स को भी समझाया था कि मासेस को इन्वॉल्व करना, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बहुत जरूरी है। पर ये बात मॉडरेट्स नहीं समझ में आए और इसका फॉल आउट हुआ राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पर इसका इम्पैक्ट बंगाल में इतना ज्यादा था और ब्रिटिशर्स पे इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ कि 1911 में उन्होंने डिसीजन लिया कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को इनवैलिड करेंगे, जो हमने स्वदेशी मूवमेंट में भी पढ़ा। एज सच अगर हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करें, 1908 में ये मूवमेंट लीडरलेस हो गया था, ना एक्सट्रीमिस्ट रहे थे ना मॉडरेट्स रहे थे, तो ये मूवमेंट पूरा डिक्लाइन हो गया था। इसके अलावा प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई लेक्चर्स, डू कमेंट ऑन दैट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स लाइक टीना, मीना, रमन, टमन, सबसे शेयर कर सकते हैं। इफ यू कैन शेयर इट विद योर 10 फ्रेंड्स साइड, दैट विल बी ग्रेट फॉर मी। So stay healthy, stay safe. Goodbye.